Moving to the next topic and one of the most important topics, चाहे हम सी की बात करें या फिर हम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें या फिर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करें, यहाँ पे एक टॉपिक या एक कंसेप्ट जो हमेशा हमारे काम में आता है, दैट इज फंक्शन। अब यहाँ पे से पहले एक्चुअली में क्या काम है, क्यों जरूरत पड़ती है, वो कम कर लेते हैं, क्योंकि प्रोग्राम्स तो हम लोग क्रिएट करते ही आ रहे हैं, प्रोग्राम्स हमारे सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, तो फिर क्यों इसे पढ़ने की ज़रूरत आ गई है? देखिए, यहाँ पे कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा। मैं एक प्रोग्राम क्रिएट किया है, बेसिकली एक यूज़र है, उसने मुझे कहा है कुछ काम परफ़ॉर्म करने के लिए। उसने सिंपल ये कहा कि आप 2 नंबर्स का इनपुट लो और यहाँ पे फिर एडिशन ऑपरेशन परफ़ॉर्म करवा के आपको सम को डिस्प्ले करवाना है। बड़ा ईज़ी सा काम है। मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स क्रिएट करे, इंट टाइप के, जिनका नाम मैंने एबीसी रखा है। प्रिंटफ की हेल्प से मैंने यहाँ पे सिंपल एक मैसेज दिया, दैट इज एंटर टू इंटीजर्स। और स्कैनफ की हेल्प से मैंने दोनों वेरिएबल्स के अंदर एक ही स्टेटमेंट की हेल्प से इनपुट ले लिया, परसेंट डी एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। तो पहली वैल्यू ए के अंदर चली जाएगी और दूसरी वैल्यू बी के अंदर चली जाएगी। अब फाइनली ए और बी पे अरिथमेटिक ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया और जो भी आंसर जनरेट होगा वो मैंने सी नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। अब यहाँ पे सिंपली प्रिंटफ की हेल्प से जो भी आंसर कैलकुलेट हुआ है उसे मैंने डिस्प्ले करवाया है। तो सम कोलन परसेंट डी कॉमा सी, तो यहाँ पे जो भी यूजर ने नंबर इनपुट किए होंगे उन पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा और रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे पता नहीं है कि जो ये सम वाला टास्क है, ये मुझे कितनी बार परफॉर्म करना है। देखिए, एक कंसेप्ट होता है रिपिटिटिव मोड पे काम करवाना और एक कंसेप्ट होता है रीयूज के बेसिस पे काम करवाना। दोनों में डिफरेंस क्या है? यूजर ने मुझे सिंपल टास्क कहा, मैंने उसे क्रिएट करके दे दिया, आउटपुट भी डिस्प्ले करवा दिया। अब अगर यूजर ये कहता है कि आपको यहाँ पे 4 बार सेम टास्क परफॉर्म करना है या 10 टाइम्स या 20 टाइम्स सेम टास्क परफॉर्म करना है, तो हम क्या करते हैं, इन सारे स्टेटमेंट्स को हम एक लूप के अंदर प्लेस कर देते हैं। 4 टाइम्स बोला है तो 1 से लेके 4 तक का लूप चलाएंगे, 10 टाइम्स बोला है तो 1 से लेके 10 तक का लूप चलाएंगे, 20 टाइम्स बोला है तो 1 से लेके 20 तक लूप चलाएंगे और 20 टाइम्स ये टास्क हमारा परफॉर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं कहा गया है। हमें ये कहा गया है कि ये जो सम वाला टास्क है, हम बहुत से बार अपने प्रोग्राम में काम में ले सकते हैं। कितनी बार काम में लिया जाएगा, यानी कि रिपीट कितनी बार करना है, ये नहीं बोला गया। बहुत सी बार काम में लिया जा सकता है, ये कहा गया है। अब मान लीजिए कि एक बार तो मैंने यहाँ पे सम वाला टास्क लिख दिया। अब उसके बाद मुझे ये कहा गया कि आप कुछ और कैलकुलेशन करिए, कुछ स्क्वायर वगैरह कैलकुलेट कर लो, स्ट्रिंग पे कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट कर लो। तो हमने उसका कोड इस प्रिंटफ के बाद लिख दिया। अब उसके बाद फिर से बोला कि सम टास्क मुझे परफॉर्म करवाना है, तो फिर से हमें यही सारे स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे। तो जितनी बार हमें यूजर कह रहा है सम का टास्क परफॉर्म करने के लिए, उतनी बार इन 5 स्टेटमेंट्स को लिखना तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। जब एक बार ही चीज को लिख के काम हो सकता है तो बार बार उसको क्यों लिखना? तो यहाँ पे रिपीटेड काम नहीं है, लेकिन बहुत सी बार काम हो सकता है। यानी कि ये जो कोड है हमारा, ये हम सेम टाइम मतलब सेम प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल टाइम्स काम में ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन स्टेटमेंट्स को बार बार लिखने के बजाय हम इन स्टेटमेंट्स का एक ब्लॉक बना देते हैं। ब्लॉक यानी कि एक कंस्ट्रक्ट जो कर्ली ब्रेस से शुरू होता है और कर्ली ब्रेस पे खत्म होता है और इनके बीच में कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए होते हैं। अब जितनी बार भी यूजर बोलेगा कि हमें यहाँ पे सम वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करना है, हम इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवा देंगे। तो 2 नंबर्स का इनपुट होता जाएगा, कैलकुलेशन होगा और रिजल्ट डिस्प्ले होगा। जैसे कि कैलकुलेटर होता है, हम बहुत सी बार बिलिंग जैसा कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं। अकाउंट्स के स्टूडेंट आई एम श्योर आप सब लोगों ने बिलिंग वगैरह कुछ किया होगा या बैलेंसिंग शीट वगैरह जैसा कुछ कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। अब वहाँ पे होता क्या है, कुछ अमाउंट को ऐड करना पड़ता है, कुछ को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो हर बारी एडिशन ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं करवाना, इसलिए हम लूप को काम में नहीं ले रहे। टास्क कुछ अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन बार-बार हो सकता है। तो जब हम कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का एक ब्लॉक बना देते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क,
तो ये जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होता है ये कहलाता है फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जिसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ नेम प्रोवाइड करते हैं। ब्लॉक तो हमारे प्रोग्राम के अंदर मेन भी हो सकता है, ब्लॉक तो हमारे प्रोग्राम के अंदर इफ स्टेटमेंट भी हो सकता है, फॉर लूप भी हो सकता है, एरे पे अगर हम वर्किंग इंप्लीमेंट करते हैं तो उसका भी अपना एक ब्लॉक हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई ब्लॉक ऑफ कोड जिसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमने कोई नेम एसोसिएट करवा दिया हो, वो कहलाता है हमारा फंक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले एक नेम होगा टू आइडेंटिफाई कि हाँ ये एक फंक्शन है, followed by a set of parenthesis, और उसके बाद कर्ली ब्रेस स्टार्ट होगा। जो भी टास्क हमें परफॉर्म करना है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स लिखेंगे। जब सारी वर्किंग खत्म हो जाएंगी तो कर्ली ब्रेस को हम क्लोज कर देंगे। अब इसी तरीके का सिंटेक्स क्या हम लोग मेन में परफॉर्म नहीं करते? हम लोग ऐसा ही लिखते हैं ना, मेन लिख देते हैं, पैरेंथेसिस स्टार्ट के कर्ली ब्रेसेस रखते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन CLR SCR प्रिंटफ स्कैनफ, फिर टास्क परफॉर्म किया, फिर गेट ch और कर्ली ब्रेस क्लोज कर दिया। तो मतलब मेन भी क्या है? मेन भी हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टास्क जो हमें परफॉर्म करना है। अब मेन से रिलेटेड कई तरीके के एग्जांपल्स हम लोगों ने कवर किए हैं। इनफैक्ट स्टार्ट से लेके अभी तक हम मेन को यूज करके काम करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा मेन होता है वो प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन यहाँ पर हमने बहुत सारे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस को भी काम में लिया है। प्री डिफाइंड कैसे? प्रिंटफ, स्कैनफ जो पहले से बने हुए हैं, हमें उन्हें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बने बनाए हैं, सिर्फ उन्हें अपने प्रोग्राम के अंदर हमें काम में लेना है। तो यहाँ पे अगर आपसे सिंपल डेफिनेशन पूछी जाए, फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में भी, 2 मार्क्स में भी, और अगर आपके पेपर के अंदर 10 मार्क्स के क्वेश्चन का कंसेप्ट है तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और प्रैक्टिकल में भी फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो फंक्शन का कंसेप्ट सब लोग ध्यान से समझना और ध्यान से प्रैक्टिस करना बहुत इजी है। सिंपल एक ब्लॉक ऑफ कोड जिसे हमने क्रिएट किया है एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ नेम, ये कहलाता है हमारा फंक्शन। अब इतनी स्टोरी और डेफिनेशन समझ में आई सबको? किसी को इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है? ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। देखिए, फंक्शंस को यहाँ पे मेजरली 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी कहलाती है हमारी प्री डिफाइंड फंक्शंस, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया, वो फंक्शंस जो बिल्ट इन है, यानी कि हमें बने बनाए बने हैं, हमें कुछ भी उन्हें करने की जरूरत नहीं है। तो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस: printf, scanf, strlen, clr, str, get, exit, flush, stdin। जितने भी फंक्शंस हमने अभी तक के सारे प्रोग्राम्स में काम में लिए हैं, ये सारे प्री डिफाइंड है। अब यहाँ पर एक और कैटेगरी है हमारी जो कहलाती है यूजर डिफाइंड फंक्शंस, यानी कि यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो टास्क उसे परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन क्रिएट करे। तो सी लैंग्वेज हमें ये प्रोवाइड मतलब बेसिकली एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम अपने अकॉर्डिंग अपने फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब आगे डिस्कशन से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन। हमने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े हैं, एक फंक्शन है मेन जो कि है हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि ये प्री डिफाइंड मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन की कैटेगरी में आएगा या यूजर डिफाइंड फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। कोई भी, एनीबॉडी वुड लाइक टू आंसर कि मेन को हम किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे? देखिए, मेन जो होता है हमारे पास में, इट इज नॉट अ प्री डिफाइंड फंक्शन। देखिए, यहाँ पे मेन जो है, हम सिर्फ उसका नाम जो है ना वो हमें पता है कि हाँ, कि यहाँ पे मेन नाम का एक फंक्शन होता है, लेकिन इसका जो ये कंस्ट्रक्ट होता है, इसकी जो ये बॉडी होती है जिसमें हम सारे स्टेटमेंट्स लिखते हैं, ये थोड़े ही पहले से डिफाइंड होते हैं। ये तो हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। मुझे यूजर से
इनपुट लेके कोई नंबर की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है, मुझे एरे क्रिएट करके काम करवाना है, मुझे स्ट्रिंग को यूज करके काम करवाना है, पॉइंटर को यूज करके काम करवाना है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, टोटली डिपेंड्स अपॉन द यूजर, उसको क्या वर्किंग करवानी है। तो मेन हमारे पास में प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, ये हमारे पास में एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसके बीच के सारे स्टेटमेंट्स को चेंज कर देते हैं। तो इट इज नॉट अ यूजर डिफाइंड, और ये दोनों, सॉरी, इट इज नॉट अ प्री डिफाइंड, और ये यूजर की डिफाइंड की कैटेगरी के अंदर आता है, दोनों के अंदर नहीं आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे पूछा जाता है कि वाई मेन इज नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक्सप्लेन। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना सा ही लिखना है कि यहाँ पे क्योंकि इसकी बॉडी का जो डिसीजन है कि जो इसके स्टेटमेंट्स होंगे वो हम डिसाइड करते हैं, टोटली डिपेंड्स अपॉन द टास्क वी आर असाइंड टू, इसीलिए इसे यूजर डिफाइंड फंक्शंस की कैटेगरी में रखा जाता है। आई होप सबको रीजन क्लियर हो गया होगा। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि हर फंक्शन का अपना एक नाम होता है, लेकिन यहाँ पे जस्ट बिकॉज मैं फंक्शन के थ्रू काम करवा रही हूँ तो सबका नेम सेम हो, ऐसा नहीं है। हर एक फंक्शन का यूनिक नाम होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा यूनिक नाम होता है, ठीक है, वो हमारी आइडेंटिटी है, उससे हम पहचाने जाते हैं। तो सिमिलरली जो फंक्शन होता है उसकी आइडेंटिटी होती है, उसका नाम। और अगर यहाँ पे नेम के अंदर डुप्लीकेसी होगी, यानी कि दो फंक्शन आप सेम नेम के क्रिएट करेंगे, तो वहां पे आती है एरर। तो हर एक फंक्शन का अपना एक नाम तो होगा, लेकिन वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। और यहाँ पे फंक्शन के नेम के साथ साथ हमेशा हमें पैरेंथेसिस स्पेसिफाई करना जरूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है नेम फॉलोड बाय अ सेट ऑफ पैरेंथेसिस, जैसे हम मेन के अंदर लिखते हैं, जैसे हम प्रिंट एफ के अंदर लिखते हैं, जैसे हम स्कैन एफ के अंदर लिखते हैं। हर एक जो फंक्शन होता है हमारा, इट इज फॉलोड बाय अ सेट ऑफ पैरेंथेसिस, और इसी से ही आइडेंटिफाई किया जाता है कि हाँ, ये एक फंक्शन है, चाहे यूजर डिफाइंड हो या प्री डिफाइंड हो, ये रूल दोनों के अंदर कॉमन है। नाम भी यूनिक होना चाहिए और पैरेंथेसिस भी होने चाहिए। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा जो पैरेंथेसिस वाला पार्ट है उससे रिलेटेड, कि क्यों हम उसे काम में ले रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जब हम पैरेंथेसिस जब लगाते हैं फंक्शन के नेम के आगे, तो दो कंडीशंस या दो सिचुएशंस बेसिकली हमारे पास में हो सकती है। पहली सिचुएशन ये है कि पैरेंथेसिस जो है वो हमारा ब्लैंक है, मतलब हमने उसके अंदर किसी भी तरीके की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करी है, वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई नहीं किया है। तो जब भी हमारे पास में पैरेंथेसिस ब्लैंक होते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, तो ये कहलाता है हमारा नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। जब भी इन पैरेंथेसिस के बीच में हम किसी भी तरीके की कोई वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं, तो यहाँ पर ये कहलाता है हमारा पैरामीटराइज्ड फंक्शन। अगर ये ब्लैंक है तो ये कहलाएगा नॉन पैरामीटराइज्ड। अगर इसके अंदर कोई वैल्यू हमने लिख दी है, कुछ भी हो सकता है, वो वैल्यू भी हो सकती है, या फिर वो हो सकता है हमारे पास में कोई वेरिएबल, तो फिर ये कहलाते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन। तो अगर हम मेन की बात करते हैं, अभी तक मेन के जो हमने वर्किंग इम्प्लीमेंट करी है, पैरेंथेसिस यहाँ पर खाली है, किसी भी तरीके का वैल्यू, किसी भी तरीके के वेरिएबल का नाम हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो अभी के जितने भी प्रोग्राम्स है उसको कंसिडर करते हुए ये है हमारा नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। लेकिन प्रिंटफ की बात करते हैं, तो प्रिंटफ में कोई वैल्यू हमने दी है, चाहे मैसेज को प्रिंट करवाना हो या फिर हमें वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना हो। सेम गोज फॉर स्कैनफ, यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं और हमारे वेरिएबल का एड्रेस लिखते हैं। तो जिन फंक्शंस के पैरेंथेसिस के बीच में कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वो पैरामीटराइज कहलाते हैं। अब यहाँ पर पैरामीटर एक भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम प्रिंटफ की बात करते हैं, तो मैंने यहाँ पे मैसेज दिया, फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा, और उसके बाद मुझे यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया। तो ये हमारा एक पैरामीटर हो गया और ये हमारा दूसरा पैरामीटर हो गया। तो मल्टीपल पैरामीटर्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा एज अ सिंबल को काम में लिया जाता है। So this is parameterized function and this is non-parameterized function. इतनी बात सबको समझ में आई? किसी को इस वाले पार्ट में कुछ भी कंफ्यूजन है?
इन दो स्टेटमेंट्स में, पैरामीटराइज्ड एंड नॉन पैरामीटराइज्ड। आगे की हम बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में, अगर हमने पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो नॉन पैरामीटराइज्ड है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पैरामीटराइज के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो कितने पैरामीटर्स, कितनी वैल्यूज हम फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं, कोई लिमिट है क्या उनकी, या क्या होना चाहिए, कैसे काम होना चाहिए। तो देखिए, जो ये हमारे पैरामीटराइज वाला पार्ट है, इसको हम बेसिकली दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला कहलाता है सिंगल पैरामीटर, यानी कि हमेशा फंक्शन को हम जब काम में लेंगे तो सिर्फ उसमें एक ही वैल्यू एज अ पैरामीटर काम में ली जाएगी। जैसे कि गेट्स का सिर्फ एक आर्गुमेंट होता है, मतलब हम एक वेरिएबल या एक कुछ वैल्यू लिखते हैं, जो कि होता है हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल। सेम गोज फॉर द पुट्स फंक्शन एज वेल, यहाँ पे हमेशा सिर्फ एक ही वैल्यू आती है, दैट इज स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम। सेम गोज फॉर strlen एज वेल, यहाँ पे भी हमेशा सिर्फ एक ही चीज पास करते हैं। सेम गोज फॉर एग्जिट एज वेल, एग्जिट के अंदर हमेशा हमारे पास में एक ही वैल्यू आएगी, या तो 0 आएगा या तो नॉन जीरो वैल्यू आएगा, इससे ज्यादा हम वैल्यू पास नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से हमारे पास में ऐसे फंक्शंस है जहाँ पर हम एक से ज्यादा वैल्यूज पास करते हैं, तो उन्हें यहाँ पे ग्रेटर देन वन पैरामीटर या फिर मल्टी पैरामीटर जैसा कुछ टर्म जो है वो काम में लिया जाता है। और जब भी एक से ज्यादा पैरामीटर होते हैं, तो हम उन्हें कॉमा से सेपरेट करके मेंशन करते हैं। जैसे कि strcpy को हमने काम में लिया था एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए, तो ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए मैंने कॉमा को काम में लिया है। सेम गोज फॉर strcat एज वेल, एक हमारा सोर्स होता है और एक डेस्टिनेशन होता है, दोनों स्ट्रिंग्स को अपेंड करने के लिए, तो दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉमा। सेम गोज फॉर printf एज वेल, हम यहाँ पे कुछ मैसेज प्रोवाइड करते हैं कोट्स के अंदर, उसके बाद कॉमा आता है और उसके बाद आता है वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे एक ये पैरामीटर हो गया और एक हमारा ये पैरामीटर हो गया, और दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा लिख दिया है। सेम गोज फॉर scanf एज वेल, एक हमारे पास पे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं, ठीक है, और दूसरे बात होता है हमारा वेरिएबल का एड्रेस। तो यहाँ पे ये एक पैरामीटर और ये एक पैरामीटर, और दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉमा। दैट्स हाउ सिंगल पैरामीटर एंड मल्टी पैरामीटर या ग्रेटर देन पैरामीटर काम करता है, अगर हम पैरामीटराइज्ड फंक्शन यहाँ पे काम में लेते हैं तो। बिल्कुल, strcmp भी हमारा उसी कैटेगरी के अंदर आएगा। str अगर हम रिवर्स की बात करते हैं तो वो एक सिंगल पैरामीटर टाइप का है। तो बहुत सारे फंक्शन जो हम लोगों ने कवर किए हैं, आई एम श्योर अब आप उन्हें जज कर सकते हो कि वो कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हम काम में लेते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट जो चीज आ रही है हमारी, दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शंस को डिस्कस करने से पहले आई होप इतने पार्ट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। ऑल राइट, मूविंग टू द एक्चुअल फंक्शंस जो हम क्रिएट करने वाले हैं, जो हमारा मेन पार्ट है, दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब यहाँ पर जब हमारा काम मेन के अंदर हो ही रहा है, तो फिर हम क्यों फंक्शंस को क्रिएट करें। मेन के अंदर वेरिएबल क्रिएट कर लिया और हमने एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करवा दिया, रिजल्ट को डिस्प्ले करवा दिया। यूजर बोल रहा है 10 बार कैलकुलेशन करो, तो हम क्या करेंगे, 10 बार प्रोग्राम को रन करके बता देंगे। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। बस हमारा टाइम ही तो थोड़ा सा वेस्ट होगा, और क्या 10 टाइम्स प्रोग्राम को रन करके बताना है। तो यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो है उनके कुछ एडवांटेजेस है, और सबसे मेजर जो एडवांटेजेस होते हैं वो है मॉड्यूलैरिटी एंड रीयूजेबिलिटी। मॉड्यूलैरिटी का मॉड्यूलैरिटी का मतलब होता है कि जो हमारा बहुत बड़ा सी का प्रोग्राम है, हम उस बहुत बड़े सी के प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अब मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर या एक एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए दी गई है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप कंपनीज में जाएंगे जॉब के लिए, तो कोई भी एक इंसान प्रोग्रामिंग टीम को
हैंडल नहीं करता है, तो कंप्लीट टीम होती है, ठीक है? कोई एक इंसान सारी चीज़ें नहीं कर सकता है। तो एक इंसान होता है जो डिज़ाइन करता है, एक होता है जो मेन प्रोग्रामिंग का काम करता है, एक होता है जो टेस्टिंग का काम करता है। तो प्रॉपर टीम जो है वो साथ में मिलकर एक सिंगल टास्क परफ़ॉर्म करती है। अब जो प्रोग्रामिंग वाले हैं, उनमें भी सारी चीज़ें एक जना नहीं बनाता। कोई होता है फ्रंट एंड पे काम करता है, कोई बैक एंड पे काम करता है, कोई डेटाबेस पे काम करता है, तो बहुत सारे लोग मिलकर अलग-अलग काम करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम को जब हम छोटे-छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, तो वो कहलाते हैं मॉड्यूल्स और ये कांसेप्ट कहलाता है मॉड्युलैरिटी। अब इसको यूज़ करने का एडवांटेज क्या है? इसको यूज़ करने का एडवांटेज ये है कि अगर हमने यहाँ पे सपोज़ 5 लोगों की टीम है, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4 एंड पर्सन 5। इस पर्सन ए को ए काम करने के लिए कहा गया है, सेकंड पर्सन को बी काम, थर्ड पर्सन को सी काम, फोर्थ पर्सन को डी काम एंड फिफ्थ पर्सन को ई काम करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे जो ये पर्सन 1 है, ये सम का पार्ट कर रहा है, जो ये पर्सन 2 है, ये स्क्वायर कैलकुलेट करने का काम कर रहा है, पर्सन 3 जो है वो स्ट्रिंग का काम कर रहा है और पर्सन 4 और 5 अभी हाल-फिलहाल बैठे हैं, उनके पास में कोई काम करने के लिए नहीं है। क्योंकि ये जो काम करेंगे ये डिपेंड करेगा इन तीनों की कैलकुलेशन पर। तो अब यहाँ पर अगर इस ए पर्सन ने कुछ काम किया है और इसमें कुछ गलती है, तो सिर्फ इसी को ही अपना काम ठीक करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सी के प्रोग्राम में डायरेक्टली कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, तो वहाँ पर हमारा प्रोग्राम अगर एक स्टेटमेंट में गड़बड़ है, तो भी हमारा प्रोग्राम रन नहीं होता है। जब तक हम सारी चीज़ें सिंटैक्स प्रॉपर्ली सही तरीके से नहीं लिख देते, तब तक हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल नहीं होता है और ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि पूरे प्रोग्राम के अंदर एरर है। गलती एक ने की है, पर पूरे प्रोग्राम के अंदर एरर आई है। तो हम क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम को अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि एक काम ये करेगा, दूसरा काम ये करेगा। अब अगर इसके पार्ट के अंदर एरर है तो इसको सॉल्व करना है, बाकी लोगों का इस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। ये कहलाता है हमारा मॉड्युलैरिटी। अब इस मॉड्युलैरिटी का एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे डीबगिंग ईज़ी हो जाती है। डीबगिंग ईज़ी का मतलब एरर को फाइंड आउट करके उसको करेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो ईज़ी हो जाता है। अब पूरे प्रोग्राम को स्टार्ट से लेके एंड तक चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम आई है तो सिर्फ इसी वाले के पार्ट को चेक करना है और इसमें ही एरर को ढूँढकर उसको करेक्ट करना है। तो मॉड्युलैरिटी की वजह से हमारा डीबगिंग या एरर सर्चिंग एंड सॉल्यूशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, टाइम सेविंग हो जाता है। तो पहला एडवांटेज तो ये है यूज़र डिफाइंड फंक्शन का और सेकंड एडवांटेज है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब है सिर्फ एक बार फंक्शन को बनाना है और हम जितनी बार चाहें उस फंक्शन को अपने प्रोग्राम के अंदर काम में ले सकते हैं। अब यहाँ पे रीयूजेबिलिटी को आपको रिपीटिशन से कंफ्यूज नहीं करना है। रिपीटेडली अगर कुछ काम करवाना होता है तो हम लूप्स को काम में लेते हैं। लेकिन अगर हमें बार-बार कुछ-कुछ स्टेप्स के अंदर सेम चीज़ को काम में लेना हो, हर बार नहीं, कभी ज़रूरत पड़ने पर हम काम में ले सकते हैं। तो वहाँ पे रीयूजेबिलिटी के लिए हम सिंपल फॉर लूप के बजाय, सिंपल स्टेटमेंट्स के बजाय एक फंक्शन को क्रिएट करके पार्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। So these two are the major advantages of user defined functions, modularity and reusability. अब इन दोनों पॉइंट्स के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे बेसिक एडवांटेजेस के बाद अब हम यहाँ पे फंक्शंस को क्रिएट करने का कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। कैसे फंक्शंस को क्रिएट किया जाता है, कैसे उन्हें काम में लिया जाता है। तो कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला जो रूल है हमारे पास में वो ये है कि फंक्शन को एक फंक्शन के अंदर हम दूसरे फंक्शन को क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब क्या है? देखिए, मतलब ये है कि हमने यहाँ पे नेस्टेड इफ का कंसेप्ट देखा है। नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ के अंदर इफ को काम में लेना। हमने यहाँ पे नेस्टेड लूप्स का कंसेप्ट भी देखा है, यानी कि एक लूप के अंदर दूसरे लूप को हम काम में ले सकते हैं और हमने यहाँ पे 2D एरे का कंसेप्ट भी पढ़ा है। तो 2D एरे सिंपली क्या होता है हमारे पास में, इट इज एरे ऑफ एरेज। तो बेसिकली नेस्टेड टाइप के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने देख लिए हैं, लेकिन फंक्शन के केस में ये पॉसिबल नहीं है। एक फंक्शन के अंदर हम दूसरे फंक्शन को डिफाइन यहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो है हमारा पहला रूल। दूसरा रूल जो है हमारे पास में वो ये है कि फंक्शन को यहाँ पर आप मेन से पहले या मेन के बाद भी क्रिएट कर सकते हो। मेन भी हमारा एक फंक्शन है और इसके अंदर हम किसी दूसरे फंक्शन को क्रिएट नहीं कर सकते।
ये हमारा पहला रूल है। तो अब जब मेन के अंदर फंक्शन क्रिएट नहीं हो सकता तो कहाँ पे क्रिएट होगा? या तो मेन से पहले फंक्शन क्रिएट होगा या फिर मेन के बाद क्रिएट होगा। अब ये कैसे क्रिएट होता है, क्या इसका सिंटैक्स होता है और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक का जो भी मैंने डिस्कशन किया है मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूँगी। एक बार सब लोग सारे स्टेटमेंट्स को रीड कर लेना और किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कल मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है? अभी जो बताया है उसमें किसी को कुछ कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ लीजिए और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।